नमस्कार दोस्तों, आजकल पूरे भारतवर्ष में चर्चा है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। जैसे कि कोई स्कीम चल रही हो, गोल्ड और गोल्ड प्लस या फिर प्लेटिनम और प्लेटिनम प्लस, आपको कौन सी चाहिए? तो दोस्तों आइए चल के जांचते हैं इस डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट का वैज्ञानिक सच मेरे साथ डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। कोविड रोग फैलता है SARS-CoV-2 नाम के आरएनए प्रकार के वायरस से। यह वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। इस मनुष्य कोश में दाखिल होते ही वह अपनी वृद्धि का कार्य शुरू करता है। यहाँ पर उसका मूल उद्देश्य होता है अपने जैसे अनेकों वायरस को जन्म देना। इस कार्य के लिए उसके अंदर होते हैं जननिक संकेत। इस जननिक संकेत के आधार पर वो अपने जैसी कई सारी कॉपीज बनाता है, लेकिन कई मामलों के अंदर यह जननिक संकेत को पहचानने में वायरस से गलती हो जाती है, जिससे बनता है एक बिल्कुल नया प्रकार का वायरस। यह वायरस मूल वायरस के रूप से थोड़ा अलग होता है। इसका बाह्य प्रोटीन, रिसेप्टर, स्पाइक प्रोटीन आदि बदल जाते हैं। ऐसे बदले हुए वायरस को हम वेरिएंट कहते हैं, जबकि इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है म्यूटेशन। इस तरह से एक के बाद एक वेरिएंट पैदा हो सकते हैं। मूल रूप से वुहान वायरस के स्वरूप में कई बदलाव हो चुके हैं। इस तरह से दुनिया भर में आज की तारीख में कितने ही वेरिएंट पैदा हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रभावी होते हैं, जबकि कुछ कमजोर वेरिएंट होते हैं वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, जबकि प्रभावी वेरिएंट्स के अंदर रोग फैलाने की ज्यादा क्षमता होती है और वो टिक जाते हैं। तो दोस्तों हमने जान लिया कि आखिर ये वेरिएंट कैसे पैदा होते हैं, लेकिन ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न आखिर क्या है, कैसे आता है डेल्टा और डेल्टा प्लस? आइए जानते हैं उनके बारे में। इन प्रभावी वेरिएंट्स में से जिन वेरिएंट्स के कारण रोग ज्यादा फैलता है या घातक रूप से फैलता है, उनको WHO वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के रूप में जानता है। इस तरह के कई सारे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न पहचाने जा चुके हैं। उनमें आजकल सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है हमारा डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन होने के बाद पैदा हुआ नया डेल्टा प्लस वेरिएंट। आइए जानते हैं इनके बारे में। डेल्टा वेरिएंट की खोज भी भारत के मरीजों के सैंपल में से हुई थी। भारत के अंदर माना जाता है कि कोरोना की दूसरी वेव के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावी वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, और इसी के कारण काफी ज्यादा संक्रामकता और हॉस्पिटलाइजेशन एवं डेथ के जो मामले देखे गए वो कोरोना के इस डेल्टा वेरिएंट के ही कारण थे। लेकिन आजकल ये डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर के करीब 80 से ज्यादा देशों के अंदर देखा गया है। भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर डेल्टा वेरिएंट को पाया गया है। इस डेल्टा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम है B1.617.2। तो दोस्तों चलिए जानते हैं डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट कहां से आया। हाल ही में कुछ महीने पहले हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी एक बदलाव को नोटिस किया गया, जिससे अब डेल्टा वेरिएंट के अंदर म्यूटेशन K417N के कारण नया जो वेरिएंट सामने आया है उसे हम डेल्टा प्लस के रूप में जानते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर मूल रूप से स्पाइक प्रोटीन के अंदर बदलाव महसूस किया गया है, जिससे वायरस के कई गुणधर्मों के अंदर बदलाव हो सकता है। भारत सरकार के द्वारा इसे एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता देने वाला वेरिएंट का नाम दिया गया है। भारत में इसके कुल मिला के अब तक 40 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया भर के देशों के अंदर अभी तक इतने डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने नहीं आए हैं कि जिसके ऊपर ज्यादा स्टडीज की जा सके। आइए अब जानते हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बीच में अंतर क्या है। तो प्रमुख रूप से हम इन दोनों वायरस वेरिएंट को कुल मिला के 5 अलग अलग चीजों के ऊपर जांचेंगे। सबसे पहला उसकी संक्रामकता यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी। दूसरा वह कितना घातक है यानी कि कितना विरुलेंट है और कितने लोगों को मार सकता है।
तीसरा, क्या वो आजकल के टेस्ट से पहचाना जा सकता है? क्या आजकल की दवाइयां इस पर कारगर हो सकती है? और पांचवा, क्या हमारी आजकल उपलब्ध वैक्सीन के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? डेल्टा वेरिएंट का पहला केस हमने पाया था अक्टूबर 2020 में, जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस हमने पाया 5 अप्रैल को रिपोर्ट हुए केस के अंदर। संक्रामकता या ट्रांसमिसिबिलिटी के मामले में ये अन्य वेरिएंट से 40% तक कारगर है, जबकि मूल अल्फा वेरिएंट के मुकाबले तो ये 100% ज्यादा संक्रामक है। जबकि यह माना जाता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम संक्रामक होगा। जहां तक घातकता का सवाल है, डेल्टा वेरिएंट बहुत ही घातक साबित हुआ था क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा थी और ज्यादा लोगों के बीमार होने के साथ साथ ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के मामले हमने देखे हैं सेकेंड वेव के अंदर। जबकि डेल्टा प्लस के अंदर हुए बदलाव के कारण यह माना जा सकता है कि यह उतना घातक सिद्ध नहीं होगा। खुश होने की बात है कि दोनों ही डेल्टा और डेल्टा प्लस आजकल के हमारे आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा पकड़े जा सकते हैं और हमें प्रभावी रूप से इनका निदान करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यूं तो कोरोना के अंदर ज्यादा दवाइयां उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कि सपोर्टिव मेडिकेशंस हैं वो सारी मेडिकेशंस डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के ऊपर चलेगी। जबकि यहाँ पर ये पाया गया है कि रोश कंपनी के द्वारा बनाई गई कॉकटेल एंटीबॉडी जो कि डेल्टा के ऊपर कारगर थी, वह डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ उतना असरदार काम नहीं दे रही है। वैक्सीन के मामले के अंदर ये पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट जो था उसके खिलाफ फाइजर की वैक्सीन जो आमतौर पर 90 से 95% तक एफिकेशियस थी, वह इस डेल्टा के खिलाफ 80% तक एफिकेशियस थी। जबकि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन 60% तक असरकारक रही जब उसके दोनों डोज लगे थे। यहाँ पर एक और चीज जो चौंकाने वाली हमें पता चली वो थी कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ किसी भी वैक्सीन का एक डोज लेने से केवल 30% तक इम्यूनिटी ही मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यह दोनों वैक्सीन लगभग 92% तक हॉस्पिटलाइजेशन कम करने में कारगर सिद्ध हुए। यानी कि यदि आपने 2 डोजेस वैक्सीन के ले लिए हैं तो आपको डेल्टा से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का खतरा कम हो जाता है। जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ अभी प्रयोग जारी है और ये माना जा सकता है कि यह वैक्सीन इवेजिव नेचर का वायरस होने के कारण पुरानी वैक्सीन शायद इसके ऊपर उतनी असरकारक नहीं रहेगी, जिससे कि वैक्सीन लिए हुए लोगों के अंदर भी री इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है। तो भैया आपके मन के अंदर भी अभी प्रश्न जरूर उठ खड़ा हुआ होगा कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस यदि इतने महीनों पुराने से है तो फिर हमें इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? क्या इसका कोई थर्ड वेव के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं? आइए जांचते हैं इस वैज्ञानिक सच को पूरी तरह से। दोस्तों, आम तौर पर दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मान के चल रहे हैं कि तीसरी वेव आना बड़ा ही स्वाभाविक है और आ सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि जब भी हमने डेल्टा वेरिएंट को पहचाना था सबसे पहले अक्टूबर 2020 में, लेकिन सेकेंड वेव के अंदर जो कोहराम डेल्टा वेरिएंट के द्वारा मचाया गया था वह हुआ हमारे साथ मार्च के अंत में और अप्रैल और मई महीने के अंदर सबसे ज्यादा। इस तरह से यदि हम ये मान के चले कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को हमने खोजा है 5 अप्रैल को रिपोर्ट हुए केसेस के अंदर, तो हमें बड़ी ही सावधानी से अगले अगस्त या सितंबर महीने के अंदर तीसरी वेव यदि आए तो डेल्टा प्लस से सावधान होकर चलना होगा। दूसरी बात, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं और बड़े समूह के अंदर इकट्ठा होते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा होते हैं तो वायरस को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचने में आसानी हो जाती है एवं ऐसे में वायरस के अंदर म्यूटेशन जो होते हैं वह भी एक इंसान के दूसरे इंसान में चले जाते हैं
और नए नए म्यूटेंट स्ट्रेन भी जन्म लेते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि यदि हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन का ठीक से ख्याल न रखें तो आगे चलकर डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी खतरनाक कोई नया म्यूटेंट स्ट्रेन जन्म ले और हमारी तीसरी वेव के अंदर फिर से सेकेंड वेव की तरह ही कोहराम मचा दे। इसलिए सारे भारतवासियों से निवेदन है कि कृपया अपने आसपास पूरी सावधानी एवं सतर्क बरतें एवं अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर या वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर जो भी वैक्सीन जब भी मिल रही हो आसानी से उसे ले लें। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ही हमें भविष्य के इन वायरसेस के खिलाफ लड़ने में आसानी होगी और आपकी सुरक्षा बढ़ती जाएगी। आइए बनाते हैं मिलकर अपने भारत को कोरोना मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।